नमस्कार दोस्तों, एक स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी तो आप सही जगह पर आ चुके हैं। हम कराएंगे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चलते हैं मोटिवेशनल कोट की तरफ जो आपके अंदर ऊर्जा और जुनून पैदा करते हैं। क्या है मोटिवेशनल कोट? दोस्तों, अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिन्हें अपनी ऊंचाई पर घमंड है। क्या? अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिन्हें अपनी ऊंचाइयों पर घमंड है। तो दोस्तों, आप भी मेहनत करके वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दिखा दीजिए अपनी दम, कितना आपने पढ़ा है। लगाते हैं प्रैक्टिस सेट। उससे पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं आज के बेस्ट क्वेश्चन। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1 के भाग 1 के वीडियो में 20 क्वेश्चन बहुत ही डिटेल से कराए थे, तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट में दिए गए वर्षों का मिलान सूची सेकंड में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में सन दिए हुए हैं, सूची सेकंड में उस सन में क्या हुआ ये दिया हुआ है, तो आपको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। कैसे? जो 1564 में हुआ था, आपको इतना याद होना चाहिए कि जजिया का उन्मूलन 1564 ईस्वी में हुआ था, तो केवल फर्स्ट ऑप्शन सी में ही है। और इसके बाद दूसरा जो 1575 ईस्वी में हुआ था, इबादत खाना की स्थापना, तो सेकेंड का डी हो गया। थर्ड नंबर है 1579 में मजहर की घोषणा हुई थी। इसके बाद 1582 में गयसाला सिस्टम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आप याद कर सकते हैं इस प्रकार कि 1564 में जजिया का उन्मूलन, 75 में इबादत खाने की स्थापना, 79 में मजहर की उद्घोषणा और 82 में दहसाला सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने? महमूद गजनवी ने अपने सिक्कों पर एक और कलमा का संस्कृत अनुवाद अव्यक्तमेकम अवतार अंकित करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध युद्ध तक्कोलम, ये कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चोल राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य ये युद्ध हुआ था। किसके? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को तक्कोलन के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो अगर बात करें प्रारंभिक जैन साहित्य की, तो ये लिखा गया है अर्धमागधी में। किसमें? अर्धमागधी में। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी में लिखा गया था। आरंभ में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल प्राकृत भाषा को अपनाया बाद में उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो ये पूछ रहा कहाँ पर कुत्ते दफनाए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बुर्ज होम में। कहाँ पर? बुर्ज होम में। बुर्ज होम नामक पुरा स्थल जो 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन ने इसकी खोज की थी। यहीं पर कुत्ते के दफन होने का प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। क्या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। 6 सदस्यीय बोर्ड का मुख्य उद्देश्य कंपनी के व्यापारिक मामलों को छोड़कर असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी मामलों को देखना था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो अगर बात करें विनोबा भावे की, तो ये गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए। कब? ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने पर 1930 में विनोबा भावे जी गिरफ्तार हो गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को अस्त व्यस्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इधर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जलियांवाला नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कब? ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को ये नरसंहार हुआ था। पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू तथा डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया गया था। उसी के सभा पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन में किस वर्ष रद्द कर दिया गया। तो बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम ने इंग्लैंड के सम्राट बने और 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने महारानी मैरी के आगमन पर भारत पर उसके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया। दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाई गई। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम समुदायों के साथ समग्र रूप से। यानी मालवाड़ी पद्धति, इसमें कृषक का खेत ही नहीं अपितु पूरे ग्राम का जागीर का एक भाग होता था। यह पद्धति संयुक्त प्रांत, यानी पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहते थे, मध्य प्रांत मध्य प्रदेश वाले भाग को कहते थे। पंजाब में कुछ भाग में ये नीति लागू की गई थी। इसमें क्या होता था, 30% भूमि को शामिल किया गया था और इस भूमि में समस्त ग्राम तथा सम्मिलित रूप से, जिसको भागीदारी का समूह कहते थे, उनके राजस्व का बंदोबस्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपवाय क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सी, अमेजन नदी विश्व की अपवाय क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। विशाल और नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि सबसे लंबी तो नील नदी है, लेकिन विश्व की सबसे विशाल नदी जो है वो अमेजन है। क्षेत्रफल और बहाव के अनुसार विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है। इसकी लंबाई 6750, कितनी, 6750 किलोमीटर लंबी है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकली है और अंध महासागर में गिरती है। कहाँ? एंडीज पर्वत से निकली है और अंध महासागर में गिरती है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। लाइक कर सकते हैं आप, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रधान याम्योत्तर ध्रुववृत्ति तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या, अंध महासागर में। ये इसका मतलब प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में काटते हैं, इसलिए यह बिंदु अंध महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। तो तमिलनाडु के जो मानसून आने के सही टाइम है वो है 15 सितंबर को, जब सूर्य भूमध्य रेखा के पास होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या, ऑप्शन डी,
समझिए बात को कि 15 सितंबर को जब भूमध्य रेखा के पास होता है तब भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वापस लौटता है। लौटता मानसून इसे कहते हैं। बंगाल की खाड़ी द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है और नवंबर दिसंबर में तीव्र हो जाता है, जिसे उत्तरी पूर्वी शीतकालीन मानसून कहा जाता है। इसमें नवंबर दिसंबर में आंध्र प्रदेश के रायल तथा तमिलनाडु में वर्षा होती है, इसलिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए नवंबर दिसंबर में मानसून सबसे सही समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा? 2, 3 और 4, यानी पंजाब को छोड़कर सभी इसके सीमा से लगे हुए हैं। 2, 3 और 4, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी। राजस्थान छत्तीसगढ़ भी यूपी की सीमा से लगता है और झारखंड भी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि रही। तो 10 की वृद्धि 2001 से 11 के बीच में रही, वो कितनी रही? ऑप्शन बी, यानी 20.09%। ये 2001 से 11 के बीच में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि रही। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो विशेष आर्थिक से क्षेत्र जिसे सेज बोलते हैं, यानी स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। तो इस क्षेत्र में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए। अप्रैल 2000 में यह नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदृश्य निर्वात का अर्थ होता है? अदृश्य निर्यात। क्या? अदृश्य निर्यात का मतलब होता है ऑप्शन ए, सेवाओं का निर्यात। क्या? सेवाओं का निर्यात। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई? तो जो खादी ग्रामोद्योग आयोग है इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन सी, यानी कब? ऑप्शन सी, दूसरी योजना में। दूसरी योजना, पंचवर्षीय योजना में खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? बात करें गिल्ट एंड बाजार की तो ये संबंधित है ऑप्शन सी, यानी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। किससे? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है। गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध कम जोखिम वाली प्रतिभूतियों से होता है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ट एज्ड बाजार का अर्थ है सर्वोत्तम और उत्कृष्ट। इसका अगर अर्थ पूछे तो सर्वोत्तम और उत्कृष्ट के अर्थ में ये प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, थिंक टैंक है, में नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये नीति आयोग का पूरा नाम है। नीति आयोग की बात कर लेते हैं कि जनवरी 2015 में सरकार ने योजना आयोग की स्थापना पर स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, एक नई संस्था का गठन किया गया। यह संस्था सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। इसके गठन इस प्रकार हुआ कि नीति आयोग के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। इसमें पदेन सदस्य और पूर्णकालिक अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की
सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें सही विकल्प आपको ढूंढना है। तो इसका सही आंसर है, सभी विकल्प पढ़ने के बजाय हम बता देते हैं कि ऑप्शन डी सही है। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज की सदस्यता के लिए योग्य हैं। ये इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इसका सही निर्णय। संविधान के अनुच्छेद 110 के तीसरे भाग में यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 60 दिन अगर बिना बताए कोई संसद में अनुपस्थित रहता है सांसद, तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। क्या है इसके ऑप्शन? के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आपने कूट देख लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4 यही कूट सही हैं। यानी अगर फिर से दिखा दें आपको, तो ये 1, 2 और 4 शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष क्षमता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माने जाते हैं, जबकि सरकार प्रति जन उत्तरदायित्व ये विधि के शासन का प्रमुख लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो यानी भारत का संविधान जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के सबसे ज़्यादा अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से ज्यों के त्यों उतार लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर। रक्त होता एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त कैसा होता है? एक संयोजी ऊतक। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्म से होती है। कहाँ से? भ्रूण के मीसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। यह कैसा होता है? शरीर में प्रवाहित होने वाला एक छिपछिपा लाल रंग का द्रव्य है, जो एक जीवित ऊतक है। स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रक्त की मात्रा पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित जंतुओं में किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? अगर बात करें 3 प्रकोष्ठ वाले हृदय की, तो ये पाया जाता है ऑप्शन डी, यानी मेढक में। किसमें? मेढक में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। ये मेढक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। किस वर्ग का? एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। इसमें सभी प्राणी उभयचर टाइप के होते हैं। ये असमतापी होते हैं। ये श्वसन क्लोम से सांस लेते हैं। त्वचा से भी ये सांस लेते हैं और इनमें फेफड़े भी होते हैं। इनके हृदय 3 वेशमी होते हैं। कितने? 3 वेशमी होते हैं हृदय। 2 आलिंद होता है और 1 निलय होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारी जल है एक। भारी जल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग होता है। तो भारी जल एक मंदक हो जाएगा। जो भारत में परमाणु परियोजनाओं में संचालन भारत की
भारी जल की विशिष्ट भूमिका है। इसका उपयोग उच्च दाब वाले गुरु जल रिएक्टरों में नियंत्रक और शीतलक के रूप में किया जाता है। प्रथम भारी जल संयंत्र 1961 में बंगाल में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? अगर घरेलू बिजली के तारों की बात करें तो ये लगाए जाते हैं कैसे? ऑप्शन बी यानी समांतर संयोजन में लगाए जाते हैं। एक होता है श्रेणी संयोजन, जब इस प्रकार एक तार से सभी जोड़ दिए जाएं तो वो हो जाएंगे श्रेणीबद्ध संयोजन में, लेकिन इस प्रकार जब जोड़े जाते हैं तो वो हो जाता है समांतर संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल दोस्तों नापा जाता है इससे क्या? वातावरण में ध्वनि नापी जाती है डेसिबल से। सामान्य बातचीत के 10 से 20 डेसिबल होती है ध्वनि। तेज अगर बातचीत करें हम तो 20 से 40 डेसिबल होती है, जबकि अगर लाउड स्पीकर से 70 डेसिबल तक ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मैथ के स्टार्ट होते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भिन्न दी हुई है 5/6, 5/6 है, 6/11 है, 2/3 है, 8/9 है और 6/7 है। इनमें सबसे बड़ी भिन्न की अगर बात करें तो इनके क्रॉस मल्टीपल करके आप चेक कर सकते हैं। पहले दोनों की तुलना करें तो 11×5 = 55, 6×6 = 36, तो 11×5 = 55 यानी बड़ी हो जाएगी और ये 6×6 = 36 ये छोटी हो जाएगी। अब पहली और तीसरी में बात करें तो 5×3 = 15 और 6×2 = 12, तो पहले में 15, 5×3 = 15 पहली बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। चौथी से बात करें 9×5 = 45 और 8×6 = 48, तो ये 8×6 = 48 ये चौथी वाली पहली वाली से बड़ी हो जाएगी। अगर चौथी की पाँचवीं से बात करें तो 8×7 = 56 और 9×6 = 54, 8×7 = 56 ये बड़ी हो जाएगी और 9×6 = 54 ये छोटी हो जाएगी। तो ऑप्शन 8/9 वाला ये सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। इसे हम लगा सकते हैं कि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, तो मान लेते हैं कोई संख्या अगर 7 होगी तो उसका 1/7 1 निकलेगा, यानी 1 घटा दिया जाएगा तो कितनी बचेगी संख्या? 7 से 1 घटा देंगे तो 6 बचेगी। घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, यानी 1 = 30 के हो जाएगा। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूरी संख्या तो हमने 7 मानी थी, तो 7×3 = 21, 210 संख्या आ जाएगी। कितनी? 7×3 = 21, 210, यानी जब 1 = 30 के तो 7 में 30 का गुणा कर देंगे तो 210 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि √0.0169 × x = 1.3 है तो x का मान क्या होगा? दोस्तों इसका मान हो जाएगा कैसे? देखिए, अगर हम इस x की बात ना करें, इतने मान का इसका वर्गमूल निकालें तो इसका वर्गमूल निकलेगा 0.13, क्योंकि इधर 4 अंक पे पॉइंट है तो इधर 2 रूट से बाहर 2 अंक पे पॉइंट हो जाएगा। अब इधर जो ये मान आया है इसमें तो 1 अंक पे पॉइंट आया है, यानी इसमें अगर 10 का गुणा कर दें तो ये 1 पॉइंट इधर आ जाएगा खिसक के, ये इधर से इधर आ जाएगा, तो यानी x का मान जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर 10 का गुणा कर दें तो ये मान यही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए।
5 क्रम से संख्याएं दी हुई हैं जिनका औसत 40 है। तो जब संख्याएं विषम दी हुई होती हैं, जैसे इसमें 5 दी हुई हैं, तो ये 5 विषम है, तो इसमें बीच वाली संख्या औसत होती है। हम बीच वाली संख्या x मान लेते हैं, x, x + 2, x + 4, और इससे पहले वाली हो जाएगी x - 2, इससे पहले वाली हो जाएगी x - 4। बीच वाली x जो है ये हो जाएगी और एवरेज हो जाएगी, तो इसका मान हो जाएगा 40। अब पूछा गया सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या x - 4 है, तो 40 - 4 हो जाएगी 36। कितनी? 36। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 36। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव में 200 व्यक्तियों में 111 साक्षर है, गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या होगा? तो हमें पता है कि 200 लोगों में 111 साक्षर हैं। सीधा सीधा अगर हम 100 लोगों में निकालें तो इसमें 2 का भाग दे दें, कितना हो जाएगा? 55 दूनी 110 होता है, 55.5 हो जाएगा। कितना? 55.5 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 2% प्रतिशत का मतलब 100 में निकाला जाता है। इधर 200 दिया गया है, सीधा सीधा इसका आधा कर देंगे तो 100 के सापेक्ष निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कामायनी के रचनाकार कौन है? दोस्तों कामायनी की अगर बात करें तो कामायनी के रचनाकार ऑप्शन ए यानी जयशंकर प्रसाद है। कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कामायनी एक महाकाव्य है। इसके अलावा प्रेमराज, झरना, आंसू, लहर, कानन, कुसुम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बात कर लें अगर सुमित्रानंदन पंत की, तो इनकी रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण, किरण आदि इनकी रचनाएं हैं। बात करें अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर महादेवी वर्मा की रचनाओं की बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, साध्य गीत और यामा, इसके अलावा सप्तपर्णा ये महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर की दूध का धुला होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निर्दोष होना या निष्कलंक होना। क्या? ऑप्शन ए यानी दूध का धुला होना, निर्दोष होना या निष्कलंक होना। जैसे वाक्य प्रयोग करें इसको तो हो जाएगा कि आज के दौर में कोई नेता दूध का धुला नहीं है, मतलब कोई भी नेता निर्दोष है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 की, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्यों का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, तुम इसका दाम देते जाओ। ये वर्तनी के हिसाब से शुद्ध वाक्य है, बाकी सभी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो इसमें अगर बात करें कि समरूपी यानी रूप देखने में समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, अवधि का मतलब होता है, अवधि का मतलब होता है समय। क्या? समय। जबकि अवधि एक भाषा है जो इधर लखनऊ, इधर अवधपुर में यानी भगवान राम की जन्मभूमि वाले क्षेत्र में ये अवधि बोली जाती है। क्या? ये एक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा की पर्यायवाची इसमें से नहीं है, ऑप्शन सी सूत। क्या? सूत। जबकि विधु और शशि और चांद इनका अर्थ चंद्रमा ही होता है। तो और सूत का अर्थ जो होता है वो होता है सारथी। क्या? सारथी होता है इसका अर्थ। दोस्तों यहाँ से कंप्लीट होते हैं 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन कराएंगे। कैसे लगे आपको आज के क्वेश्चन कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपके 40 में से कितने सही हुए ये भी कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।